नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का एनबी न्यूज पर। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन अपने उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूँ अमीषा यादव। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चली है। राजनीतिक पार्टियों ने इस चुनाव को जीतने के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी है। पार्टियों में बैठकों का दौर भी जारी है, लेकिन इस बीच कांग्रेस प्रभारी पर एक बार फिर सवाल खड़े होने लगे। कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा चुनावी तैयारियों को लेकर ऑनलाइन मीटिंग तक ही सीमित दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम से लेकर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष विभिन्न मोर्चों के साथ बैठक कर चुके हैं। कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा पर सवाल उठने भी इसीलिए लाजमी है क्योंकि उन्होंने एक और प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के द्वारा बनाई गई प्रदेश कार्यकारिणी को भी भंग कर दिया। दूसरी ओर उन्होंने प्रदेश से लगातार दूरी भी बनाए रखी हुई है। पार्टी के कब दौरे लगेंगे राष्ट्रीय? हमारे देखिए, मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं और मेरी जो जिम्मेदारियां हैं मैं उनको कर रहा हूं। लगातार हम बैठकें कर रहे हैं, हमारे प्रभारी लोग बैठकें कर रहे हैं और हमारी जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं हमारे आदरणीय शैलजा जी और आदरणीय शर्मा साहब और प्रकट सिंह जी, वो लगातार जूम मीटिंग्स के माध्यम से हमारे से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से हम लोग को दिशा निर्देश दे रहे हैं और हम जिस दिशा निर्देश को उनसे मिल रहा है उसका पालन करते हुए हम काम कर रहे हैं। अभी बाई इलेक्शन भी तो हमने उन्हीं के निर्देशन पे, उन्हीं के सलाह पे लड़े और हम जीते। केदारनाथ में थोड़ी सी कुछ चूक हो गई, लेकिन ये कहना कि फिजिकली होके होना, क्योंकि ये आधुनिक समय है। आप दूरभाष के माध्यम से, आप वीसी के माध्यम से सारे काम करते हैं। आज सरकार भी वीसी के माध्यम से काम कर रही है, तो उसी तरीके से हम अपना काम कर रहे हैं। जी मैम। देखिए, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की प्रदेश की प्रभारी हमेशा उत्तराखंड से नदारद रही हैं। कभी भी उनकी भावनाएं इस प्रदेश से नहीं जुड़ी, कभी भी उनका विशेष लगाव इस प्रदेश से नहीं रहा। उन्होंने अपने प्रदेश के चुनाव को ही बहुत ही हल्के में लिया और वहां पर जिस तरीके से सिर्फ उठव्वल रही तो वहां पर आप नतीजा देख चुके हैं और उत्तराखंड के अंदर भी वही नतीजा रहा। कभी भी वो यहाँ पर दिखाई नहीं दी। हमेशा जो है लैपटॉप पे बैठ कर के वर्चुअल बैठक लेती हैं सभी कार्यकर्ताओं की या नेताओं की। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को बहुत मेहनत और मशक्कत करने की आवश्यकता है। जिनका प्रभारी वहां से नदारद हो, जिनका प्रदेश का नेतृत्व जो है नेतृत्व विहीन हो, मुझे लगता है कि उनको बहुत सोचने की आवश्यकता है। और भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव हो, छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, उसको बहुत ही गंभीरता से लेती है। उसको चुनाव को बहुत मेहनत के साथ लड़ने का काम करती है। हमारा बड़ा नेता हो और या छोटा कार्यकर्ता हो, सभी इस चुनाव को लेकर के बहुत गंभीर है और भारतीय जनता पार्टी नगर निगम के जो चुनाव होंगे इनको जीतेगी नहीं बल्कि ऐतिहासिक परिणाम देने का काम करेगी। रही बात कांग्रेस की, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को और मेहनत करने की आवश्यकता है। केवल भ्रम की स्थिति पैदा करके, झूठ बोल करके, लोगों को गुमराह करके वो अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। चाहे उनके प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे उनके वरिष्ठ पूर्व मुख्यमंत्री हो और चाहे उनकी प्रभारी हो, जिनका विशेष लगाव उत्तराखंड से नहीं है। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड की जनता भी उनको नदारद कर रही है। हमेशा उनको जो है हार का मुंह देखना पड़ रहा है। यही कारण है कि जब आपका प्रदेश से लगाव नहीं, यहाँ की जनता के मुद्दों से लगाव नहीं, यहाँ की जनता से कोई आपको लेना देना नहीं है, तो प्रदेश की जनता भी यही चाहती है कि जिनको हमसे लगाव नहीं है तो हमें भी उनसे कोई। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने को लेकर धामी सरकार की ओर से प्रक्रिया तेज हो चली है। यूसीसी जल्द लागू करने के लिए जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक के अधिकारियों और न्यायिक व्यवस्थाओं से जुड़े लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। समिति के सदस्य सुरेखा जंगवाल ने कहा, इसके लिए एक ऐप भी तैयार किया जा चुका है। ऐप का लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे उसके लिए अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। बता दें कि यूसीसी के लिए गठित कमेटी ने विगत 18 अक्टूबर को सरकार को नियमावली सौंप दी है। सीएम धामी के निर्देश के बाद पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में क्रियान्वयन समिति बनाई गई। इस समिति का पूरा फोकस यूसीसी लागू करने और इसके सभी पहलुओं से अधिकारियों को अवगत कराने की है। क्या अपडेट है, कब तक लागू होने की संभावना है? जो रूल मेकिंग कमेटी थी उसने 18 अक्टूबर को अपने रूल्स और रेगुलेशंस सरकार को जमा कर लिए थे। अब उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए फिर से एक कमेटी बनी है। मेरा सौभाग्य है कि मैं उस कमेटी में भी हूँ। इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको ट्रेनिंग का पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो सारे जिलों में भ्रमण कर जिला स्तर के अधिकारियों को, ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को, क्योंकि यूसीसी का ज़्यादातर पार्ट ऑनलाइन होने वाला है, डिजिटल होने वाला है। हमारे
एक ऐप में सब कुछ उपलब्ध होने वाला है और ये यूज़र फ्रेंडली है। जनता की सुविधा के लिए जो रूल बनाए गए हैं कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप अपने मोबाइल में कर सकते हैं। इसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, तो ये ट्रेनिंग का पार्ट बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। जब सारी ट्रेनिंग हो जाएगी तो इम्प्लीमेंटेशन इफ़ेक्टिव तरीके से होगा। ये सरकार की योजना है, इसलिए वो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट के लिए ट्रेनिंग का पार्ट चल रहा है। ट्रेनिंग फिर शत्रुघ्न सिंह जी जो हमारे फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी रहे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी है और मनु गौड़ जी भी इसमें सदस्य हैं जो पहले से हमारे साथ सदस्य हैं। मैं स्वयं पहले से ड्राफ्ट कमेटी में सदस्य हूँ और अमित सिन्हा जी की वो आपका NIC और ये सारा पोर्टल में कि कहीं से कोई लीकेज ना हो, कहीं हमारे जो प्राइवेट पर्सनल डेटा हैं वो पूरी तरह से सिक्योरिटी चेक में रहें, इसके लिए अमित सिन्हा जी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने निकाय चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। पार्टी की ओर से इसकी सूची भी जारी की गई है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में संगठन की ओर से वरिष्ठ नेताओं को पर्यवेक्षकों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। नगर पालिका अल्मोड़ा को नगर निगम बनाए जाने के बाद और नगर निगम चुनाव के आरक्षण संबंधी अंतरिम सूची जारी होने के बाद अब पार्टियों में दावेदारों की लाइन लग गई है। बता दें कि अल्मोड़ा नगर निगम में मेयर पद की सीट महिला होने से महिलाओं में काफी उत्साह का माहौल बना हुआ है। यहां कांग्रेस में बड़ी संख्या में महिला दावेदार होने से कांग्रेस के लिए सिरदर्द हो सकता है। वहीं एक क्षेत्र में कांग्रेस जिलाध्यक्ष भूपेंद्र भोज के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें एक उम्मीदवार पर सहमति पर चर्चा की गई। हालांकि यह पहली बैठक है जिसमें अब 9 लोगों के द्वारा दावेदारी पेश की गई है। देखिए, हम सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं जो महिला सीट नगर निगम की अल्मोड़ा में हुई है और आज हमारी जो महिला कार्यकर्ता हैं कांग्रेस की, उनमें बहुत उत्साह है और हर कोई जो है मेयर बनने के लिए बेताब बैठा हुआ है। आज इससे पहले भी हमने जब तक आरक्षण लागू नहीं हुआ था तो जब सभी लोगों से आवेदन मांगे गए थे तो उस समय जो है उसमें भी 5-6 महिलाओं ने हमारी दावेदारी की थी और जब से महिला सीट नगर निगम की हुई है तब से दावेदारी की संख्या हमारी लगातार बढ़ती जा रही है और आज भी पहले 6 लोगों ने दावेदारी की थी, आज 4 लोग फिर दावेदारी कर रहे हैं। तो आज हमने एक प्रयास किया कि जितने भी दावेदार हैं उन सबको एकजुट एक साथ बैठाया जाए और इस सर्वसम्मति से निर्णय निकाला जाए कि एक ही महिला का नाम जो है ऊपर पैनल में भेजा जाए, जिससे कि एक एकजुटता का संदेश भी जाए और एक अच्छा मैसेज समाज में भी जाए। ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं और देखते हैं आज हम उसमें कितना सब। देवभूमि विकास संस्थान की ओर से पहली बार आयोजित की जा रही गंगाधारा विचारों का अविरल प्रवाह व्याख्यान माला की शुरुआत 21 दिसंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोन विश्वविद्यालय के डॉक्टर नित्यानंद ऑडिटोरियम से करेंगे। इसका उद्देश्य समाज में बौद्धिक संवाद को प्रोत्साहित करना और विचारों की एक निरंतर प्रवाहमान धारा का सृजन करना है। देवभूमि विकास संस्थान के संरक्षक और हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि यह व्याख्यान माला समाज की समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए विशेषज्ञों के विचारों को समाहित करने की दिशा में एक गंभीर प्रयास है। ये एक विचार देने का काम करेगी, एक थॉट देने का काम करेगी। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होता है जब कोई विचार होता है, उसके साथ अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति जुड़ जाती है तो वो बहुत परिणामकारी हो जाती है और बहुत जल्दी स्प्रेड होती है। तो अगर राजनीति लोग या सरकारें उसमें सहयोग, क्योंकि हम आज के लिए नहीं कर रहे हैं, मैंने कहा ये हमारा, देखिए इसकी प्रेरणा जो है पूना में एक बसंत व्याख्यान माला होती है जो 100 साल से अधिक समय हो गया जिसको चलते हुए, 100 साल से ज़्यादा। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। 100 साल से अधिक हो गया उसको, और वहाँ पर लोग टिकट लेकर जाते हैं, वेट करते हैं और फिर उसमें उसको सुनने के लिए जाते हैं, अपनी बुकिंग कराते हैं। तो भाई उत्तराखंड तो हमारी संस्कृति का उद्गम क्षेत्र है, तो यहाँ से भी हम एक ऐसी धारा चलाना चाहते हैं कि देश उसका अनुगमन करे, केवल उत्तराखंड नहीं बल्कि देश के लिए अनुगमन के लिए रास्ता बने।
ये विचारों का आदान प्रदान है। ये हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड होगी, हर चीज़ शुरू से लेके आखिर तक इसको सब। और आने वाले जो बच्चे, हमने कहा, आपने शायद सुना नहीं है कि हम चाहते हैं कि जो बच्चे शोधार्थी हैं उनके लिए ये हम देने का काम करेंगे। तो जब कोई विचार होता है तो विचार जब उसमें जीवन होता है, जीवंत विचार होता है, तो वो अपने आप स्प्रेड होता है, अपने आप फैलता है और उसका लाभ समाज को मिलता है। सरकारें भी चाहेंगी तो सरकार भी, हम चाहेंगे कि हम इस ढंग का ये विचार हम दें कि सरकार को लगे कि ये हमारे लिए उपयोगी है, तो सरकार भी अगर उसका उपयोग करती है तो बहुत अच्छी बात है। ये हमारा विचार है। प्रदेश के वन महकमा के मुखिया धनंजय मोहन अल्मोड़ा दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने शीतला खेत में स्याही देवी के सघन वन क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वनों की जैव विविधता के आदर्श शीतला खेत मॉडल की विविध प्रजातियों का अवलोकन किया और ग्रामीणों के दशकों जन सहभागिता के बाद विकसित वन आज प्रदेश में मॉडल बन चुका है। धनंजय मोहन ने कहा, वनों की आग पर अंकुश पाने के लिए जन सहभागिता जरूरी है और विभाग दावाग्नि की रोकथाम के लिए सतर्क है। सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन उसका एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण जो अंग है वो है कि यदि स्थानीय स्तर पे लोग जुट जाएं, आग को न लगने दें, लग जाए तो तुरंत बुझाएं और ऐसी परिस्थिति पैदा करें कि आग लगे ही ना, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। इतनी नमी पैदा हो गई है और इतने अच्छे मिश्रित वन हो गए हैं कि इसको देख के लगता ही नहीं कि जैसे चीड़ के जो प्योर जंगल होते हैं वहाँ जिस तरह से आग लग जाती है, वहाँ वो यहाँ लग सकती है। देख के ही लग रहा है कि उसकी संभावना बहुत कम हो गई है। तो इस तरह के कई चीज़ें की जा रही हैं। विभाग तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर ही रहा है। हमारे टीम सब बनी हैं, क्रूज स्टेशन सब तैयार रहते हैं, लेकिन कई बार जैसे लास्ट ईयर हुआ था, लास्ट ईयर क्या इसी साल 2024 के अग्नि सीजन में मौसम की ऐसी विभीषिका रही, इतने लंबे ड्राई स्पेल तो दशकों में नहीं हुए थे। तो उन ड्राई स्पेल्स की वजह से आग बहुत ज़्यादा थी और विभाग के भी बस से बाहर चीज़ें जाने लगी थी। तो ऐसे में अगर सब लोग मिल जाएंगे, सारे विभाग, स्थानीय लोग सबसे महत्वपूर्ण, तो संभवतः हम आग पे बहुत कंट्रोल कर पाएंगे। और यही स्ट्रेटजी हम आगे के लिए कर रहे हैं। और ये जो अच्छा काम यहाँ पे हुआ है, उसी तरह का अच्छा काम अन्य क्षेत्रों में भी हो, इसके लिए दूसरे लोगों को लेके यहाँ आ रहे हैं ताकि वो यहाँ देखें, अपनी आंखों से देखें, यहाँ के लोगों से बात करें, समझें कि कैसे बदलाव आए, क्योंकि ये एक सामाजिक बदलाव है मैं कहूँगा। तो इसके लिए जब तक लोग आके प्रत्यक्ष ना देखें, बात ना करें, तब तक ये बदलाव लाना। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और प्रवर समिति के सदस्य रहे विनोद चमोली ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि सभी वर्गों को पूर्व निर्धारित नीति के तहत अधिकार दिया गया है, लेकिन कल तक चुनाव में देरी का रोना रोने वाली कांग्रेस सब हार सामने देखकर चुनाव टालने के लिए बहाने तलाश रही है। चमोली ने कहा, निकायों में आरक्षण को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जिस तरह के बयान दे रहे हैं वह पूरी तरह से एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता और सदन में उपनेता रहे व्यक्ति की जानकारी के अभाव को दर्शाता है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि हर संस्था के लिए आरक्षण निर्धारित होता है। कोई भी सरकार ना इसे खुद घटा सकती है और ना ही बढ़ा सकती है। मैंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी का बयान सुना और मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ कि एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो उपनेता रहे हों सदन में और विधायक रहे हों, वो बिना अपनी जानकारियों को पुष्ट किए हुए कैसे बयान दे सकते हैं। मैंने देखा उन्होंने एससी आरक्षण का प्रश्न उठाया। उनको मालूम होना चाहिए कि हमारे 3 प्रकार के निकाय हैं, नगर निगम है, नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायतें हैं। तीनों में आरक्षण पहले से सुनिश्चित है, ना हम उसको घटा सकते हैं ना हम उसको बढ़ा सकते हैं। अगर आप एससी आरक्षण की बात करें तो नगर निगम में 9% है, इसी तरह से 14% आपका नगर पालिका में है और 13% आपका नगर पंचायत में है। तो जो परसेंटेज फिक्स है उसी के आधार पर हम लोगों ने आरक्षण दिया है। इसी प्रकार ओबीसी में भी हुआ है, इसी प्रकार एसटी में भी हुआ है। एसटी में
नगर पालिका में और नगर पंचायतों में एक एक सीटें उसके लिए आरक्षित हुई है, क्योंकि यही संख्या उनकी अनुमानित वहां पर है, और नगर निगमों में उनकी संख्या बहुत ही न्यूनतम है, इसलिए उसको आरक्षण नहीं मिला है। इस तरह महिलाओं का जो 33% का आरक्षण था वो सुनिश्चित किया गया है ओवरऑल। और इसके साथ साथ जो ओबीसी का आरक्षण है, तो नगर निगम में 18% आरक्षण है, इसी तरह से नगर पालिका में लगभग 28% आरक्षण 27.9 है, और आपका जो नगर पंचायत है इसमें 34.8 लगभग 35% का आरक्षण जो सुनिश्चित हुआ है। और एक डेडिकेटेड जो आयोग था जो इसके लिए ओबीसी आयोग बनाया गया, तो उसने जो सिफारिशें दी है उसके आधार पर ये आरक्षण तय हुआ। ये सरकार ने भी नहीं किया, ये उस आयोग की सिफारिशों पर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये आरक्षण तय हुआ है। तो जितना आरक्षण सुनिश्चित हुआ है वो आरक्षण नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में दिया गया है। तो उन पर सवाल खड़ा करना ये कहीं ना कहीं जानकारियों का अभाव मुझे लगता है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को है, उनको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। और उसमें जैसे उन्होंने कहा कि साहब 10,000 से कम 2 नगर पालिकाओं में एससी की संख्या थी तो वो आरक्षण नहीं दिया। अरे इन टोटलिटी देखा जाता है कि प्रदेश के अंदर टोटल निकाय जिनमें 100 निकाय हैं जिनमें चुनाव हो रहा है, जिसमें 11 नगर निगम है, बाकी 46 और 43 नगर पंचायत और नगर परिषदें हैं। तो इनमें जो टोटलिटी जो है हर निकाय में अपना आरक्षण सुनिश्चित है। उस आरक्षण की श्रेणी में जितने क्षेत्र आ रहे हैं, जितने निकाय आ रहे हैं, उनको आरक्षण दे दिया गया है। महिलाओं का 33 आरक्षण फिक्स है, तो उस पर कोई भी सवाल खड़ा करना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। उसका पहले अध्ययन कर ले और उसके बाद जब उससे अपडेट हो जाए तब कोई बात करें, मेरा सुझाव है। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव अपने अंतिम दौर में है। शासन स्तर पर निकाय चुनाव के लिए जिस तरह की तैयारियां चल रही है उससे यही संकेत मिल रहे हैं कि निकायों में पदों और वार्ड आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद 26 दिसंबर को निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने की संभावना है। वहीं बीजेपी में दावेदारी भी तेज हो चली है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि पार्टी में पूर्व से ही सारी तैयारियां कर ली गई है। पूर्व में ही जो जिलों के अध्यक्ष और विधायकगण हैं उनके साथ प्रदेश नेतृत्व की बैठक हो चुकी है और संभावित प्रत्याशियों पर विचार विमर्श किया जा चुका है। ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने आरक्षण की नियमावली तय कर दी है, जिसके लेकर शहरी विकास विभाग में अधिसूचना जारी कर नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर आरक्षण की स्थिति लगभग साफ हो चुकी है। आरक्षण नियमावली तय करने के बाद अंतिम सूची जारी होने से पहले 1 हफ्ते का समय आपत्ति के लिए तय किया गया है। वहीं आरक्षण पर विपक्ष के साथ साथ सत्तारूढ़ दल की भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने रिजर्वेशन प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए ओबीसी रिजर्वेशन को निराधार बताया। नहीं, मैं सोया नहीं हूं ना, उससे हो रही दिक्कत। आरक्षण के मुद्दे पे महत्वपूर्ण 3 विषयों पे मैं बात रखना चाहूँगा। एक तो जो हमारे प्रदत्त अधिकार हैं संविधान से या जो आज तक चलता रहा है, उस पर बड़ा कुटाराघात भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने किया है। इन्होंने नगर पालिकाओं में ऐसी नगर पालिकाएँ जिनमें 10,000 से कम संख्या एससी की है, उनको आरक्षण से बाहर कर दिया है। ये लोगों के मौलिक अधिकार का हनन है और मुझे लगता है कि जो असली चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, एससी को लेकर इनकी जो सोच है वो इससे परिलक्षित होती है। दूसरा, आरक्षण जो लागू करने का इन्होंने जियो जारी किया, उसमें मेरा ये कहना है कि हमारी विधानसभा की अवमानना है। जो 70 विधायक चुन के आए हैं विभिन्न क्षेत्रों से, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी अवमानना है, क्योंकि सरकार ने पहले प्रवर समिति को विषय भेजा और आप सब लोग इस बात के जानकार हैं कि प्रवर समिति को अगर कोई विषय जाता है, कोई बिल जाता है, तो ये आवश्यक हो जाता है कि उस बिल को 6 महीने के अंदर विधानसभा से पारित करना होता है, उसको पटल पर रखना होता है। लेकिन इस विषय पर कुछ नहीं किया गया। प्रवर समिति को सौंपा गया, प्रवर समिति ने रिपोर्ट अपने अध्यक्ष जी को दे दी होगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन विशेष सत्र बुलाते, विधानसभा आहूत करते, विधानसभा आहूत करके उसको पारित करते, तो समझ में आता। एक तरफ आप प्रवर समिति को भेज रहे हो, प्रवर समिति की बैठकें रख रहे हो, और दूसरी तरफ आपने एक जियो लागू करके जो है आरक्षण लागू कर दिया। तो ये ऑब्जेक्शनेबल है, क्योंकि आपने प्रवर समिति को क्यों भेजा, इस बात को सरकार स्पष्ट करे, उनके प्रवक्ता, उनकी सरकार स्पष्ट करे। दूसरा, वो ये भी स्पष्ट करे कि क्या विधानसभा का सत्र बुला के आपने 6 महीने की अवधि के अंदर जो प्रवर समिति की रिपोर्ट है उसको
पटल में रखना या उसको पास करना, पारित करने की प्रक्रिया का आपने पालन कर लिया, फिर क्या कारण है कि आपने जल्दीबाजी में किया? मुझे लगता है कानून से बचने के लिए कोर्ट में, क्योंकि 25 तारीख से पहले इन्होंने अपने कागजात जमा करने हैं, उसको लेकर इन्होंने किया है, नियत इनकी गलत है और पूरी लूप होल छोड़े हैं ताकि राजकीय शिक्षक संघ गढ़वाल मंडल कार्यकारिणी की एक बैठक मंडल मुख्यालय पौड़ी में आयोजित की गई। बैठक में सभी विकास खंडों और जनपदों के अधिवेशन करवाने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में अधिवेशन करवाने को लेकर सहमति बन गई। साथ ही शिक्षक संगठन के साथ अंतर मंडलीय स्थानांतरण को लेकर सरकार के साथ हुए समझौते के अनुसार जल्द सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो 18 दिसंबर के बाद निदेशालय में धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। बैठक में शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भी चर्चा की गई। बताया गया कि जिन जनपदीय कार्यकारिणियों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, बैठक में उनमें चुनाव करवाने को लेकर भी सहमति बनी है। आज मंडलीय कार्यकारिणी गढ़वाल मंडल राजकीय शिक्षक संघ की बैठक अपर निदेशक कार्यालय में संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न जनपदों से, गढ़वाल मंडल के 7 जनपदों से आए हुए जिलाध्यक्ष मंत्री उनके द्वारा गढ़वाल मंडल की बैठक में शिक्षकों की जो विगत कई समस्याएं जो सरकार के साथ वार्ता के बाद भी जो आश्वासन मिला था उस पर कोई ठोस अमल नहीं हुआ, जिससे शिक्षकों में, पूरे गढ़वाल मंडल के शिक्षकों में भी बहुत ज़्यादा रोष व्याप्त है। और आगे आने वाले समय में कोई भी बड़ा कदम उठाने के लिए संगठन मजबूर होगा, क्योंकि बहुत समय से जो मांगे हैं यथावत हैं। अंतरमंडलीय ट्रांसफ़र हो, चाहे पदोन्नति की बात हो, कि हर स्तर की पदोन्नति पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। चयन पुनर् पे वेतन वृद्धि, कनिष्ठ वरिष्ठ के जितने भी मामले हैं, ऊपर से सरकार के द्वारा नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इधर अभी नए सृजित जो विद्यालय हैं उनमें पदों का सृजन के लिए कई विषय, जैसे व्यायाम विषय को छोड़ दिया गया, वाणिज्य विषय, संस्कृत, संगीत, ये तमाम विषयों को ये छोड़ने का जो कोशिश की जा रही, षड्यंत्र की जा रही है, इसका संगठन पुरजोर विरोध करता है। बहुत सारी मांगें संगठन के साथ समझौता हुआ था, लेकिन कोई उस पर आज तक अमल में कोई कार्रवाई नहीं लाई गई। तो जिसके लिए आज गढ़वाल मंडल कार्यकारिणी की बैठक हुई, और जिसमें आगे भविष्य में और भी कठोर कदम उठाने के लिए संगठन बाध्य होगा। चाहे बोर्ड परीक्षा बहिष्कार हो, उसके लिए भी संगठन को बाध्य होना पड़ेगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।